नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दोपहर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर छपरा से, जहां पर गैंगरेप का एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा है। इस पर आरोपी जितेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग को अगवा कर रेप का आरोप लगा है। एक आरोपी हालांकि अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है। तस्वीरों के जरिए आप उन दोनों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आरोपी जितेंद्र यादव यहां पर पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं पर एक आरोपी फरार है। गैंगरेप का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। नाबालिग से गैंगरेप का इन दोनों पर आरोप लगा है। फरार आरोपी की पुलिस इस वक्त तलाश कर रही है। तो गैंगरेप का एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। एक आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी छानबीन पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है। और हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता जुड़ गए हैं। संतोष, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, और जो फरार आरोपी है उसकी तलाश किस तरीके से पुलिस कर रही है? जी देखिए, जैसे ही ये मामला सामने आया था काफी सनसनी मची थी और पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई की है। एक जितेंद्र कुमार नाम के लड़के को गिरफ्तार किया है, जो इस कांड में मारी गई लड़की है। फोटो के साथ उसकी पहचान की गई, सोशल मीडिया अकाउंट का था, उसकी पहचान की गई और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। कल रात में ये घटना सामने आई थी, जो दहियावा मोहल्ले की बताई जा रही है। एक छोटी सी बच्ची थी जो कहीं से काम करके घर लौट रही थी। उसे दो युवकों ने अगवा किया, उसे एक जगह पर ले जाकर के उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि रात में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। परिजनों का आरोप मामले में देरी करी, लेकिन जैसे ही मामला एसपी के संज्ञान में आया, पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस की एक टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश में पुलिस अभी भी लगी हुई है। लड़की की हालत अभी भी गंभीर है। रेप की घटना के बाद लड़की की हालत काफी बिगड़ गई थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर ने उसकी हालत को अब अस्थिर बताया है, लेकिन अभी भी लड़की अस्पताल में इलाजरत है। जो लड़का के गिरफ्तार किया गया उसकी भी मेडिकल कराई जा रही है। कहीं ना कहीं एक सनसनीखेज मामला छपरा में सामने आया था, जिसके पुलिस ने अब उद्भेदन का दावा किया है। एक जो आरोपी है उसके गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर महाभारत थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग की है। पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि शिक्षा मंत्री में शिक्षा का अभाव है। साथ ही ये भी उनकी ओर से कहा गया है कि तेजस्वी से उनके विधायक और मंत्री संभल नहीं रहे हैं। पशुपति कुमार पारस से बातचीत की हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा ने। डॉक्टर चंद्रशेखर का विवादित बयान सुर्खियों में है। रामचरितमानस को उन्होंने अभिशाप बताया है, जिसके बाद बयानों का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से रामचरितमानस अभिशाप, इस्लाम से उन्हें प्यार है, क्या धर्म की राजनीति हो रही है या फिर लोगों को बांटने की राजनीति हो रही है? सबसे पहली बात तो यह है कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा का ज्ञान नहीं है। रामचरितमानस हो, रामायण हो, या इस्लाम धर्म हो, या बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सब धर्म का अपना एक अलग अलग मान्यता है और सब धर्म हमारे हिसाब से अच्छे हैं। उसमें नहीं कोई बुरा है, कोई बुरा नहीं, सब धर्म अच्छे हैं। सब धर्म के अलग अलग समर्थक लोग हैं, अनुयायी लोग हैं। शिक्षा मंत्री को इस ढंग से गलत बयानी नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनको शिक्षा का ज्ञान नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि ऐसे अज्ञानी लोगों को निश्चित रूप से अपने मंत्रिमंडल से उसको हटा दें। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कहीं न कहीं महागठबंधन में अनुशासन की कमी है। यही वजह है कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपने ही दल के लोगों पर बयान दे रहे हैं और विवादित बयान दे रहे हैं, लेकिन उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और कहीं ना कहीं महागठबंधन में अविश्वास भी जता रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी देश में कोई बड़ा हादसा करा सकती है। फिर कहते हैं यह देश को दो भाग में बांटेगा। हम बोलते हैं दो भाग में बांटेगा। इस चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले कोई भी घटना, दुर्घटना बड़ा से बड़ा हो सकता है सत्ता पाने के लिए फिर से, इसलिए होशियार रहना है।
और दिल्ली में आज से बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। बैठक में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर स्ट्रैटेजी बनेगी और चुनाव के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले पार्टी पदाधिकारियों की भी बैठक हुई, जिसमें बिहार की लोकसभा की 10 सीटों पर भी चर्चा हुई। इन सीटों पर बीजेपी जीत नहीं हासिल कर सकी थी। कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम मोदी का दिल्ली में मेगा रोड शो भी होगा। बीजेपी इस रोड शो के साथ अपने 2024 के मिशन का आगाज करने जा रही है। इस पर अधिक जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी रचना। दिल्ली में आज से बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में इससे पहले पदाधिकारियों की बैठक चल रही है और आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 4 बजे से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगी। बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो निकाला जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन 3 बजे पटेल चौक पर पहुंचेंगे, जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। और इसी पटेल चौक पर प्रधानमंत्री 3 बजे पहुंचेंगे और सबसे पहले यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद मार्ग से होते हुए कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां पर होनी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजस्थान सहित अन्य जो राज्यों में चुनाव होने हैं उसकी एक रणनीति तय की जाएगी और मिशन 2024 को लेकर एक पूरी ड्राफ्टिंग यहां पर तैयार की जाएगी। और इस वक्त दिल्ली का नजारा आपको दिखाएं तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर पूरी दिल्ली एक अलग ही रंग में नजर आ रही है। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं वो आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो पदाधिकारी हैं उनके कटवेज पूरी दिल्ली में जगह जगह पर लगाए गए हैं। और इस वक्त आप पटेल चौक का नजारा भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा पटेल चौक जो है वो अलग रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। और 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई तरीके के प्रस्ताव रखे जाएंगे। 2024 को लेकर एक अलग जो रणनीति है, किस तरीके से काम करना है, उस पर चर्चा की जाएगी। उपचुनावों में जहां पर हार मिली है उसकी भी एक समीक्षा की जाएगी। अलग अलग जो राज्य हैं उनके जो सीएम हैं वो भी यहां पर शामिल होंगे, पदाधिकारी शामिल होंगे। सब मिलकर 2024 के लिए एक अलग रणनीति तय करेंगे। तो अब इंतजार है 3 बजे का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और सड़क के दोनों किनारों पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो अपनी गाड़ी से यहां से निकलेंगे या हो सकता है कि वो पैदल ही इस रोड शो को करते हुए कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे। सड़क के दोनों किनारों पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर खड़े रहेंगे। तो 3 बजे का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां से रोड शो शुरू होगा और 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और लखीसराय में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान इस वक्त बेहद परेशान है। काफी संख्या में किसान खाद को लेकर बिस्कोमान भवन पहुंच रहे हैं, लेकिन बिस्कोमान में सिर्फ 1200 बोरा यूरिया खाद उपलब्ध है। यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान काफी निराश हैं। साथ ही हंगामा भी उनकी ओर से किया गया। किसानों से बात की हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। यूरिया खाद को लेकर किसान काफी परेशान हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं बिस्कोमान में और यूरिया खाद को लेकर आप देख सकते हैं महिला और पुरुष किसान सुबह से ही बिस्कोमान पहुंचे हैं और अब तक इन लोगों को जो है यूरिया खाद नहीं मिल पाया है। कुछ किसान भी है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अटल कुमार। कब से, कहाँ से आए आप? सर आए चानंदाड़ी सिर से। अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला सर, भूख प्यास लगी है, बिस्कुट पर आ गया, देख प्यास व्यास भी लग गया। क्या बोला जा रहा है? क्या बोलेगा, प्रशासन 2 आया, वो भी यार हल्ला उज्जत करवा चल गया। प्रशासन मजा ले रहा था सर, हम सब धक्कम मुक्कीम, हम वहाँ पे लाइन में थे 3 नंबर में और यहाँ पे चला है। तक नहीं मिला? कोई नहीं मिल रहा है सर, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ और किसान है, हम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? धर्मराज यादव। क्या कब से आप लाइन में? बहुत सुबह से, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। 5 बजे से नहीं मिल रहा है, एकदम काफी परेशान। कुछ महिला किसान भी हैं यहाँ पे, हम इनसे जानते हैं। कब से आप लाइन में? 5 बजे सुबह से। कहाँ से आई हैं आप? खैरी बात करवा दे। अभी तक नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, भूखे प्यासे यहाँ बैठे। क्या बोल रहा है प्रशासन? 1-2 ठो आया फिर चल गया, बांटबेन किया। सर परेशानी कुछ नहीं है, मेरे पास 1200 बोरा खाद आया हुआ है सर,
और हम यहाँ पर 10 बजे से ही आज आ चुके हैं बांटने के लिए। तो बांटने नहीं देते हैं सर। कौन लोग नहीं देते? ये आगे में कुछ हुड़दंग लोग करने लगते हैं सर। अब 2-3 प्रशासन भी कुछ आया, बुला कर लाए थे सर, तो प्रशासन भी लास्ट में बोले कि आप बंद कीजिए, हमसे नहीं संभलेगा। तो आपने सुना यूरिया खाद को लेकर किसान काफी परेशान हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। लखीसराय में यूरिया खाद को लेकर जिले में किसानों का हंगामा लगातार जारी है। किसान सुबह से ही बिस्कोमान पहुंचकर खाद को लेकर हंगामा कर रहे हैं। हंगामे की सूचना मिलते ही कबैया पुलिस और जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार बिस्कोमान पहुंचकर किसानों को समझाने में जुटे हैं। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में यूरिया खाद की उपलब्धता लक्ष्य के अनुरूप की गई है। उपलब्ध करा रही है सरकार, ऐसा नहीं है सरकार की स्तर से ये कहूंगा कि मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। कालाबाजारी की तो शिकायत नहीं है सर? अभी तत्काल तो मुझे जब भी शिकायत मिल रही है, आप देखिए सुनिए, जब कालाबाजारी की शिकायत कहीं से भी कोई करे तो मैं तो तत्काल कार्रवाई कर रहा हूं। अभी भी 4 लाइसेंस हम लोग। और रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार का नारा दिया है। अपने ट्वीट में उन्होंने सिर्फ 8 शब्द लिखे हैं: बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस ट्वीट के अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शिक्षा मंत्री ने मात्र 8 शब्द लिखे: बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार और तेजस्वी बिहार। तो शिक्षा मंत्री की ओर से ये ट्वीट किया गया। जिस तरीके से इस वक्त बिहार में बवाल जारी है, सियासी घमासान जारी है, उसके बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की ओर से ये ट्वीट किया गया और इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। जहां पर शिक्षा मंत्री के ट्वीट के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से बिहार में इस वक्त उबाल है, तमाम पार्टियों की अपनी अलग अलग राय है। जहां पर आरजेडी अपने स्टैंड पर बिल्कुल अडिग है, बिल्कुल कायम है, वहीं पर जेडीयू की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है, वहीं पर कांग्रेस इसका पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। विदेशी सैलानियों को लेकर गंगा विलास क्रूज छपरा के डोरीगंज पहुंचा। हालांकि पानी कम होने के कारण क्रूज को किनारे पर लाने में मुश्किल हो रही थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की मदद से छोटी नाव के जरिए क्रूज को आए सैलानियों में किनारे लाया गया। क्रूज में आए सैलानी चिरांद के पुरातात्विक महत्व को देखने पहुंचे हैं। रांद में पहुंचे गंगा बिलासपुर क्रूज का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष ने। गंगा विलास क्रूज आज छपरा पहुंचा है और यहाँ ऐतिहासिक धरती चिरांद पर तमाम वो सैलानी पहुंचे हैं जो भ्रमण के लिए पहुंचे हैं और उन्हें सबसे पहले यहाँ संग्रहालय लाया गया है। राजा दानी मौर्य ध्वज की ये पावन धरती है जो चिरांद है और काफ़ी ऐतिहासिक धरती है। माना जाता है 9 पाषाण काल का महत्वपूर्ण यहाँ पे अवशेष है और ये इसी जगह पर खुदाई हुई थी, जिसे देखने के लिए वो तमाम सैलानी पहुँचे हुए हैं। यहाँ स्वागत तो भव्य तरीके से चिरांद वासियों ने किया है। जिले से भी जो लोग आए हैं उनके स्वागत में ही आए हैं और जिस तरह का निर्देश प्रशासन का है कि भीतर नहीं कोई जाएगा, आप देख रहे हैं, हम लोग भी यहीं खड़े हैं और वो लोग भीतर गए हैं, घूम रहे हैं। एक तरह का ये एक ऐतिहासिक क्षण चिरांद के लिए भी है, सारण के लिए भी है कि सैलानी जो आए उनको जो स्वागत किया वो भी काफ़ी खुश दिखे। जो लोग भी छपरा में आए हुए यहाँ पे जो सैलानी हैं उनका स्वागत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि चिरांद जो है 9 पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसे देखने के लिए अब विदेशी पर्यटक यहाँ पहुँच चुके हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, स्थानीय लोगों से उनको दूर रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन ने निर्णय लिया है और मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए, लेकिन जो अंदर में जो 9 पाषाण काल के जो अवशेष है उसे रखे गए हैं। ये जब देख करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो जानकारी है वो दूसरे देशों तक भी पहुँचेगी, ऐसा कहा जा सकता है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। और लंबे इंतजार के बाद अब देवघर रांची के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत 17 फरवरी से होने जा रही है। 17 फरवरी की यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। डीजीसीए से अनुमति मिलते ही एयरलाइंस कंपनी देवघर रांची का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह हवाई सेवा 70 सिस्टर विमान के साथ शुरू होगी। फ्लाइट रांची से देवघर के लिए 3:20 पर उड़ान भरेगी, जो 4:15 पर देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। फिर यही फ्लाइट 4:45 में रांची के लिए उड़ान भरे
वहां पर 5:45 में लैंड कर जाएगी। देवघर से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। लंबे इंतजार के बाद अब देवघर से रांची के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। 17 फरवरी से ये सेवा प्रारंभ हो जाएगी। रांची से 3:20 में उड़ान भरकर फ्लाइट जो है देवघर 4:15 पहुंचेगी। वहीं देवघर से 4:45 में उड़ान भरकर 5:45 में रांची पहुंचेगी। किराया बहुत मामूली सा किराया है, 2000 के लमसम में किराया बताया जा रहा है। इससे देवघर वासी के साथ साथ संथाल परगना वासियों में भी काफ़ी खुशी का माहौल है। काफ़ी दिनों से ये इंतज़ार किया जा रहा था कि जल्द से जल्द देवघर एयरपोर्ट से रांची के लिए उड़ानें शुरू कर दी जाए। वहीं DGCA के द्वारा ये बताया गया, इंडिगो के साइट पर भी 17 फरवरी से रांची के लिए टिकट बुकिंग दिखाया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और खबर कैमूर से, जहां पर ओखरा गांव में कुएं में गिरे पिता पुत्र को ग्रामीणों ने बचा लिया है। जानकारी के मुताबिक चैनपुर थाना क्षेत्र के ओखरा गांव निवासी मनुराम और उनके 18 वर्षीय पुत्र रजनीश कुमार कुएं में गिर गए, जिन्हें ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया है। जानकारी ये मिल रही है कि युवक गांव के पश्चिम में घूमने के लिए गया था और वहां वो अचानक कुएं में जा गिरा। जब उसके पिता उसे खोजने के लिए वहां पर गए तो वो भी कुएं में गिर गए। पिता पुत्र को कुएं के में से निकालने के लिए गांव के लोग वहां पर जमा हो गए और कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने उन्हें कुएं से बाहर निकाला। तो आप तस्वीरों के जरिए देखिए जहां पर पिता पुत्र कुएं में गिर गए और किस तरीके से ग्रामीणों ने यहां पर कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे दोनों पिता पुत्र की जान बचाई है। आप देखिए किस तरीके से ग्रामीण जो हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर पिता पुत्र की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पहले बेटा गिर गया था और उसी को ढूंढने जब पिता गए तो वो भी कुएं में गिर गए, जिसके बाद ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से दोनों की जान बचा ली है। और जमुई स्टेशन पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच गया। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी के वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक युवक चलती ट्रेन से उतरते समय असंतुलित होकर प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर गिर गया और सीधे ट्रेन से टकरा गया और ट्रेन की फुट पैड में फंसते फंसते बच गया। युवक की मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवान ने दौड़कर ट्रेन के चपेट में आने से बचा लिया। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से जो थोड़ी सी भी अगर चूक हुई, थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी जान पर बन सकती है और इसीलिए कहा जाता है कि सावधानी जरूरी है। मकर संक्रांति के बाद राजधानी रांची समेत राज्य भर के मौसम में एक बार फिर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार 17 से 22 जनवरी तक राज्य भर में कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम के उतार चढ़ाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची समेत राज्य भर के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच मौसम में फिर एक बार परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में, जहां बहुत सारे लोग हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि 14-15 जनवरी के बाद पूरे राज्य भर का मौसम बदलता है, तो फिर एक बार जो है बादल का अनुमान है, तो क्या कहेंगे? मौसम तो उतार चढ़ाव हो ही रहा है, लेकिन जो ये एक्सरसाइज है, योगा है, वो तो कंटिन्यू रहेगा ही। हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे। मतलब मौसम में कितना ही उतार चढ़ाव क्यों ना हो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उतार चढ़ाव जो भी हो, लेकिन हम लोग का जो कंटिन्यू आना है और योगा कराटे जो भी करना है वो करना ही है। राज्य भर में कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश नहीं होगी। आमतौर पर जैसा 15 जनवरी के बाद ऐसा मौसम देखने को मिलता है कि न्यूनतम पारे में हल्की बढ़ोतरी होती है। ये मौसम का बदलाव, उतार चढ़ाव प्रकृति की देन है, ये होता रहता है। हमें उसके आपसे एडजस्ट करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा जब ये अधिक टेम्परेचर गिरता है या ऐसा कुछ होता है तो बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सावधानी लेने की आवश्यकता है, और फिर जैसा हम अपने शरीर को ढालते हैं वैसा ढल जाता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पारे में जो लगातार जो बढ़ोतरी घटती बढ़ती है,
आम लोगों को कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए? कि मकर संक्रांति के पहले टेम्परेचर काफ़ी लो हो गया था और मकर संक्रांति के बाद टेम्परेचर बढ़ता है, तो हम सभी को मौसम के अनुसार अपने आप को ढालना होगा और खास करके बच्चे और जो बुजुर्ग हैं और जो अस्थमा जो रोगी हैं उनको इसमें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन इस बार मौसम विभाग का साफ अनुमान है कि 17 से 22 जनवरी के बीच जो है मौसम में उतार चढ़ाव काफी रहेगा, लिहाजा लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देवनगरी देवघर में एक बार फिर ठंड ने दस्तक दे दी है। घने कोहरे से पूरा बाबा नगरी ढका हुआ है। वहीं तापमान की अगर बात करें तो आज तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है। मौसम विभाग की अगर माने तो आज भी धूप नहीं निकलेगी। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। देवघर में एक बार फिर मौसम ने बदला मिजाज। बाबा नगरी देवघर में आज सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं ठंड भी आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। बीते दिनों की बात करें तो लोगों को काफ़ी ठंड से राहत भी मिली थी, लेकिन आज सुबह से ही जिस तरह सभी जगह कोहरा छाया है उससे वाहन चलाने वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धुंध की वजह से अब 50 मीटर तक की दूरी तक को भी देखने में असमर्थ हैं। इतना धुंध देवनगरी देवघर में आज देखा जा रहा है और ठंड में भी आज इजाफा देखा जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूरे 1 महीने तक खिचड़ी श्रृंगार की परंपरा है। बाबा भोलेनाथ को 1 महीने तक विशेष भोग खिचड़ी लगाया जाता है। भोलेनाथ पर चढ़ने वाली खिचड़ी विशेष तरीके से बनती है। इसके बाद भगवान का लगा भोग विश्व शिव भक्तों में बांटा जाता है। तो बाबा बैद्यनाथ का मासव्यापी भोजन तैयार हो रहा है। यहाँ 1 महीने तक बाबा को इस टाइम में खिचड़ी बना के भोग लाया जाता है। यह माघ भोजन है। संक्रांति से लेकर संक्रांति तक 1 महीने तक इनका यह सेवा सिंगारी परिवार के द्वारा, मंदिर स्टेट के द्वारा यह किया जाता है। यह परंपरा आज से नहीं, सदियों से चला आया है। जैसे देवाधिदेव महादेव यहाँ स्वयं विराजमान है, तो उनको हर ऋतु में, हर पर्व में एक अनेक चीज़ों की बना के ये परोसा जाता है। और बिहार झारखंड में जब कभी भी वामपंथी आंदोलन और उसके संघर्ष की चर्चा होती है, एक नाम खुद ब खुद सबकी जुबान पर आ जाता है, कॉमरेड महेंद्र सिंह। आईपीएफ से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले महेंद्र सिंह ने जन संघर्षों के दम पर समाज में जन नायक की पहचान बनाने में सफलता पाई। आज ही के दिन 16 जनवरी साल 2005 को गरीबों की आवाज कहे जाने वाले इस नेता को बुलेट के दम पर हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। यही वजह है कि राजनीति के धुर विरोधी भी अब तक महेंद्र सिंह से जुड़ी यादों को मन में संजोए उन्हें दिल से याद करते हैं। महेंद्र सिंह का बागोदर की जनता के साथ सिर्फ राजनीतिक रिश्ता ही नहीं था, बल्कि वो उनके हर सुख दुख के सच्चे साथी थे। खंभरा में आज भी इसी सामाजिक रिश्ता का असर नजर आता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।